आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साजा विधायक के पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आदिवासी समाज के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। बड़ी व्यवस्था के साथ पुलिस बल थाने पर तैनात। वित्तीय अनियमितता का मामला आया सामने, कलेक्टर रणवीर शर्मा को शिकायत पत्र सौंपा। धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की दी चेतावनी। बाबा के दरबार में मन्नत होती है पूरी, मिट्टी और सीमेंट से बने घोड़े और हाथी चढ़ाए जाते हैं। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की होती है प्राप्ति। ग्रामीण 2 दिनों से एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे, 3 साल भटकने के बाद भी न्याय नहीं मिलने से आक्रोशित। सामूहिक आत्मदाह करने सौंपा ज्ञापन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा का नया अध्याय, लोहे के स्कूल की अनोखी कहानी। 20 साल पहले हुआ था स्कूल का निर्माण। जोगी कांग्रेस ने घेरा आबकारी विभाग, बीएड बाद की समय सीमा को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला कार्यालय के सामने की नारेबाजी। 5 साल में पैसे डबल करने का लालच, पैसा लौटाने सरकार से लगाई गुहार। एजेंट और निवेशकों के साथ बड़ा धोखा। बेमेतरा मामले में फिर एक नया ट्विस्ट, आदिवासी युवक पर लगाया लूटपाट का आरोप। पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। अब खबरें विस्तार से। बेमेतरा जिले के ग्राम चेचानमेटा में दशहरा के दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के द्वारा आदिवासी समाज के युवक मनीष मंडावी के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसका मामला अब गरमाने लगा है। विधायक पुत्र के द्वारा अनुसूचित जनजाति के एक युवक पर प्राणघातक हमला और जाति सूचक गाली देने का मामला काफी बढ़ते गया। अब पूरे मामले में आदिवासी समाज ने थाना साजा पहुंचकर एफआईआर करने की जिद की। प्रशासन के लाख समझौते वाली बातों पर भी समाज के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहरहाल आदिवासी समाज के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था के साथ पुलिस बल थाने पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई घटना न हो। शासन प्रशासन के लोग भी कंप्रोमाइज के लिए, दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। हम लोग 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले ना मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं है। और जो मार खाया है, गंभीर चोट है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या तो विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा। आज एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है, गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ दशहरे की रात में चेचानमेटा में जो मारपीट का घटना घटित हुआ है, हमारे भाई मनीष मंडावी के जो बड़े भाई हैं उनके ऊपर, तो उसके न्याय के लिए एफआईआर करना चाह रहे थे। 2 दिन से समाज के लोग यहाँ साजा थाना के चक्कर काट रहे थे, फिर भी से एफआईआर नहीं हुआ था। तो आज कहीं जाके समाज के दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और स्पष्ट तो नहीं है पर माहौल से लग रहा है कि दबाव में था। तभी तक आज 2 दिन से इधर उधर घुमा रहे थे। जैसे बोल रहे थे कि हमको कल आज को समय दिए थे 11 बजे तक का हमको समय दीजिए, हम करेंगे करके। लेकिन कहीं न कहीं राजीनामा के लिए प्रेशर बनते जा रहा था और कुछ लोग लगे हुए थे। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत बालसमुद में सेवा सहकारी समिति से जुड़ा एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ग्रामीणों ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को शिकायत पत्र सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ग्राम बाल समुद्र सेवा सहकारी समिति में समिति प्रबंधक बलराम बांधे और समिति प्राधिकृत अध्यक्ष रमेश राजपूत द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा में ग्रामीण किसानों ने समिति के आय और व्यय की जानकारी मांगी। इस बैठक में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जांच या कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और समिति में तालाबंदी करने के लिए मजबूर होंगे। ये हमारे ग्राम बाल समुद्र में 30 तारीख को बैठक हुआ था आम सभा का, जिसमें किसानों द्वारा आय व्यय का हिसाब किताब जब पूछा गया तो उसमें समिति प्रभारी द्वारा आय व्यय का हिसाब सही ढंग से नहीं दे पाया, और जब किसानों द्वारा पूछा गया खर्चा के बारे में तो वहाँ पूरा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ, जिस फर्जीवाड़ा को लेकर हम लोग 2 सप्ताह पहले कलेक्टर ऑफिस आए थे। उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि समिति प्रभारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और नया समिति प्रभारी वहाँ नियुक्त किया जाए। यदि इस कार्रवाई को 20 तारीख तक नहीं किया जाता है तो 21 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन और समिति में तालाबंदी का काम करेंगे। हमन यहाँ पहली आवेदन और लगा रहे हैं और ओकर जांच नहीं करे। कलेक्टर ऑफिस आथन, कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, ओकर बावजूद सुनाई नहीं हुआ थे तो कलेक्टर में हमन कई बार आबो और कई बार हमन आया के ऐसा करबो और समिति प्रबंधक ला तुरंत हटाही तब काम कहे नहीं तो हमन तो ताला लगाबो सोसाइटी में और ये सब काम करबो। हमने जो DRCS हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको वो पत्र मार्क किया है और उसमें जांच करके कार्रवाई करेंगे। बालोद जिले के ग्राम डेंगरापार में हरदेव लाल बाबा का एक अनोखा मंदिर स्थित है, जहां भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर मिट्टी और सीमेंट से बने घोड़े और हाथी चढ़ाते हैं। हर साल नवरात्र दशहरे के बाद पहले मंगलवार को आयोजित देव मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मन्नतें लेकर यहां आते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंदिर की परंपरा के अनुसार श्रद्धालु साल में एक बार बाबा को अपनी मुरादें पूरी होने पर यह अद्भुत भेंट समर्पित करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और भक्तों की हर मुराद बाबा पूरी करते हैं। हर साल हजारों भक्त अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ बाबा के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं। इस वर्ष भी मेले में भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मैं हरदेव लाल बाबा मंदिर में पिछले 4 साल से घोड़ा चढ़ाने आ रहा हूं और माता जी ने भगवान ने मेरी हर इच्छा पूरी की। मेरा स्वास्थ्य खराब था, पूरा ठीक हूं, स्वस्थ हूं और मैं विनती भगवान से करना चाहता हूं और मेरे घर परिवार को और खुशहाल रखे, सबों को निरोगी और स्वस्थ बनाए। वहीं गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि इस वर्ष नवरात्र दशहरे के बाद पहले मंगलवार को हरदेव लाल बाबा के दरबार में विशाल देव दशहरा मेले का आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की और बाबा को मिट्टी और सीमेंट से बने घोड़े और हाथी समर्पित किए हैं। बाबा हरदेव लाल के इस प्रांगण में जो देव दशहरा उसका एक प्रमाण है कि लोग का एक विश्वास, एक आस्था वर्षों से चली आ रही और उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु करते हैं। सब अपनी मन्नत बाबा जी से करते हैं और जब उनकी मन्नत पूरा होती है, उनकी आस्था पूरा होती है, बाबा जी के प्रति उनका विश्वास जब पूरा होता है तो वो आस्था के प्रतीक ये घोड़ा लेकर आते हैं और बाबा जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और ये सदियों से चली आ रही है जो परंपरा, जिसका निर्वहन इस क्षेत्र की जनता नहीं पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। ये उनका एक बाबा जी के प्रति इसलिए विश्वास है कि सैकड़ों की संख्या में जब घोड़ा यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तब वो बाबा जी को अपनी आस्था का घोड़ा यहाँ पर समर्पित करते हैं। हरदेव लाल बाबा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वर्ष लगभग 500 से अधिक घोड़े और हाथी की प्रतिमाएं बाबा को भेंट की गई है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा उनकी सभी मन्नतें पूरी करेंगे। हरदेव लाल बाबा का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ये श्रद्धा, विश्वास और परंपरा का प्रतीक भी है, जहां भक्तों की आस्था हमेशा जीवित रहती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालोद से किशोर कुमार साहू की रिपोर्ट।
छुरिया के झाड़ी खैरी के ग्रामीण सरपंच को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग को लेकर सोमवार सुबह से ही एसडीएम कार्यालय डोगरगांव में अपनी मांग लेकर ग्रामीण पहुंचे थे, जिसके बाद संतोषजनक जवाब न मिलने पर रात भर टेंट लगाकर कार्यालय के सामने ही रात भर बैठे रहे। दूसरे दिन भी और अधिक संख्या में ग्रामीण पहुंचे और एसडीएम कार्यालय के सामने बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया निर्माण, फर्जी हाजिरी, नाबालिग स्कूली बच्चे के नाम से हाजिरी जैसे अनेक मामलों की शिकायत जनपद पंचायत सीईओ, कलेक्टर एवं मंत्री से की जा चुकी है। कई बार शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई सरपंच पर नहीं हुई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कोर्ट तक की है। वहीं ग्रामीणों की माने तो कोर्ट द्वारा 1 माह में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी न कोई जांच हुई, न कोई कार्रवाई। इसको लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम श्रीकांत कोरम के द्वारा तत्काल सुनवाई को लेकर उनके कहने पर आवेदन दिया गया था, जिसके बाद भी सरपंच के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और न ही उसके ऊपर धारा 40 के नियमानुसार कार्रवाई की गई है। आदेश आने के बाद नाराज होकर सभी ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में सामूहिक आत्मदाह करने को लेकर चेतावनी दी थी, जिसके बाद आनंद फानंद में अपर कलेक्टर सीएल मारकांडे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देने में नाकाम रहे। ग्रामीणों ने बताया कि किसी भी अधिकारी के पास सरपंच के ऊपर कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है। अधिकारी केवल यहां से वहां घुमा रहे हैं। सभी अधिकारी दबाव में काम करते हैं। जी, हम लोग विगत 3 वर्षों से हम अपने न्याय के लिए बार बार एसडीएम से, कलेक्टर से, सीएम से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जब जाँच हुई, उसकी रिपोर्ट बनी, तो एसडीएम साहब ने, जो पूर्व एसडीएम साहब थे, उन्होंने निर्णय देने से इनकार कर दिया था, निर्णय दे ही नहीं रहे थे। और जो वर्तमान एसडीएम साहब है श्रीकांत कोराम, उन्होंने जब निर्णय दिया है तो उसमें इस प्रकार का निर्णय दिया है कि ऐसा लग रहा है कि सरपंच का, शासन का, प्रशासन का पूरी तरह से मिली भगत है। यहाँ पे 40 का धारा लगाना था भ्रष्टाचारी सरपंच के ऊपर, लेकिन सरपंच भ्रष्टाचारी किया है, लेकिन उसका अभी तक 40 का धारा नहीं लगाया, उसको बर्खास्त नहीं किया है। मास्टर रोल जो जारी किया है ना सर, उसमें पूरा फर्जीवाड़ा है, उसके प्रति कुछ कहीं नहीं कर पा रहा है। 420 है। ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? 3 वर्षों से चल रहा है सर। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें न्याय न मिलने से और सरपंच के ऊपर कार्रवाई न होने से न्याय पर से भरोसा उठ गया है, जिससे नाराज होकर वो एसडीएम कार्यालय से चले गए हैं। और जाते जाते ग्रामीणों ने कहा कि भ्रष्ट सरपंच की जीत हुई और न्याय की हार हुई। इसमें सबसे बड़े दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने 3 साल में जांच की और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर मामले को रफा दफा कर दिया। जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम पंचायत झाड़ी खेरी के सरपंच के खिलाफ में ग्रामवासियों के द्वारा जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत में तहसीलदार और उनकी कमेटी के द्वारा जांच किया गया। जांच करने के बाद मामला एसडीएम डोंगरगांव के न्यायालय में चला और न्यायालय के द्वारा उसमें आदेश पारित किया गया है। आदेश में एसडीएम साहब के जो आदेश है 14/10/2024 को उन्होंने ऑर्डर किया है, जिसमें लगभग 18,60,000 राशि की वसूली के संबंध में उन्होंने डिसीजन दिया है। और यहाँ के ग्रामवासी झाड़ी खेरी के कल रात से एसडीएम कार्यालय में यहाँ पर धरना दे रहे थे और आज कलेक्टर साहब के निर्देश पर मैं यहाँ उपस्थित होकर के ग्रामवासियों को समझाइश दिया हूँ कि मामला जो ऑर्डर हुआ है, इस मामले में सरपंच के खिलाफ में जो ऑर्डर हुआ है एसडीएम कार्यालय में, उस ऑर्डर के खिलाफ में आगे कलेक्टर न्यायालय में अपील किया जा सकता है और जिसमें विधिवत सुनवाई पश्चात तो विधिवत आदेश सक्षम न्यायालय के द्वारा उसमें जांच कराई जा करके या फिर सक्षम न्यायालय के द्वारा जो निम्न न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया है उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए थे कल रात से, उनको समझाइश दी गई है और जो एसडीएम न्यायालय ने जो आदेश किया है उसकी अपील करने के लिए हमने समझाइश दिया है, ताकि जो प्रक्रिया के तहत, विधिवत न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उसमें कार्रवाई किया जा सके।
महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे रामगढ़ के आश्रित ग्राम जंगलटोला में स्थित आयरन हिल स्कूल अब जिले का नंबर 1 स्कूल बन चुका है। इस स्कूल को लोहे के स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐतिहासिक एक कमरे वाला स्कूल भवन 2004 में बनाया गया था और इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से लोहे से डिजाइन किया गया है। ये स्कूल मोहला जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर है और 10 बाई 20 फीट के कंक्रीट की नींव पर लोहे के स्ट्रक्चर से तैयार किया गया है। कहा जाता है कि इस स्कूल की दीवारें इतनी मजबूत है कि उन पर गोलियां भी नहीं लगती, जिसकी पुष्टि इंडिया टाउन न्यूज नहीं करता है। इस गांव का अतीत कभी नक्सल आतंक से भरा हुआ था, लेकिन अब इस अनोखी संरचना के कारण ये स्कूल सुर्खियों में है। बरसात के दिनों में यहाँ तक पहुँचना अब भी मुश्किल है, लेकिन इस स्कूल का निर्माण 20 साल पहले हुआ था, जब ये गांव पूरी तरह से पहुंचहीन था। पहले नक्सलगढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले इस इलाके में आज लोहे की शीट और स्ट्रक्चरल शीट का इस्तेमाल कर बनाया गया ये स्कूल स्थानीय लोगों और वास्तुकारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर स्थित जंगलटोला प्राथमिक शाला, जो पूरी तरह से लोहे से बना है, अब शिक्षा का एक अनूठा केंद्र बन चुका है। इसकी विशेषता है कि इसका निर्माण मुख्य रूप से लोहे की शीट्स और स्ट्रक्चरल स्टील से किया गया है। हालांकि गर्मियों में इस स्कूल के लोहे के बने होने के कारण बच्चे उच्च तापमान का सामना करते हैं, जिसके चलते शिक्षकों को बच्चों की उचित शिक्षा के लिए पेड़ की छांव का सहारा लेना पड़ता है। ये स्कूल करीब 15 साल हो गए बने। लोहे से स्टील का बना हुआ है, लोहे के स्टील का। और यहाँ गर्मी के दिनों में अत्यधिक परेशानी होती है। पानी वानी तो यहाँ पे नहीं गिरता है, पर इसका प्लिंथ कमज़ोर होने के कारण पानी रिसता है यहाँ पे नीचे से। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि यहाँ पे 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे एक स्कूल है, जिसमें बच्चे लोग को मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। स्कूल पानी आने से महीना 2 महीना बंद रहता है, तो बच्चे लोग शिक्षा से, माध्यमिक से वाला शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सिटी 5वीं तक पढ़े है सर, तो थोड़ा परेशान हो रहे हैं सर। थोड़ा गर्मी में बहुत दिक्कत है, ठंडी में ठीक है सर। किस वजह से दिक्कत होती है गर्मी में? वो लोहे की वजह से सर। इस प्रकार आयरन हिल स्कूल न केवल अपनी अनोखी संरचना के लिए जाना जाता है, बल्कि ये शिक्षा के प्रति नए दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से शिक्षा का ये नया अध्याय सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। क्या ये स्कूल अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा की नई संभावनाओं को जन्म देगा, ये तो समय ही बताएगा। तो ये थी आयरन हिल स्कूल की कहानी, जहां लोहे का निर्माण और शिक्षा का मेल एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कार्यालय के सामने नारेबाजी की और बियर बार की समय सीमा को लेकर कार्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे हैं। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बिलाल खान ने आरोप लगाया है कि जिले के सभी बियर बार निर्धारित समय से 1 से 2 घंटे अधिक समय तक खुले रहते हैं, जबकि कानूनी रूप से ये समय रात 11 बजे तक है। खान ने कहा कि बियर बार के संचालक इसके बाद भी शराब परोसते हैं, जिससे ये लगता है कि आबकारी विभाग इन्हें संरक्षण दे रहा है। इस दौरान जिला महासचिव मिलाप बघेल ने जानकारी दी है कि जिले के हाईवे से लगे ढाबों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और ढाबों के कर्मचारी पुलिस प्रशासन के सहयोग का हवाला दे रहे हैं। बघेल ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो कार्यकर्ता जिला कार्यालय के गेट पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम शमसुल आलम भाई के निर्देश अनुसार हम यहाँ पे कलेक्टर परिसर आए थे आबकारी विभाग में, और हमारे आसपास के ज़िले, मतलब हमारे ज़िले में आसपास जितने भी बार हैं उनका समय जो निर्धारित दिया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक के उनको खोलना है, वो समय के आधार पे ऊपरी समय में वो खोल रहे हैं और लगातार वहाँ पे शराब लोगों को अवेलेबल भी करा रहे हैं और पिला भी रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हमने क्या बोलते नवीन प्रताप सर से मिला, जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा पूरा प्रॉब्लम है, तो वो बोले क्लियर करेंगे। वो बोले हैं कि कार्यवाही करेंगे, और हमने कहा भी है कि अगर 2 दिन के अंतर्गत अगर कार्यवाही नहीं होती है तो यही कलेक्टर परिसर के गेट में हम धरना प्रदर्शन करेंगे।
राजनांदगांव चीट फंड कंपनी और रियल एस्टेट कंपनी के घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी वर्तमान में राजनांदगांव में एक रियल एस्टेट कंपनी ने एजेंट और अपने निवेशकों के साथ बड़ा धोखा किया है, जिसमें रियल एस्टेट कंपनी पर सैकड़ों लोगों के पैसे लेकर भागने का आरोप है। एजेंट और निवेशकों ने बताया कि 5 साल में पैसा दोगुना करने के नाम पर कंपनी ने एजेंटों के माध्यम से सैकड़ों लोगों के पैसे जमा किए और पैसा जमा करने के बाद जब मैच्योरिटी आई तो कंपनी ने उनके बंद भी जमा कर लिए और बाद में कंपनी भिलाई स्थित दफ्तर को बंद करके भाग गई और कंपनी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य जगह शिकायत भी की है और आज कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे हैं और जल्द ही इनका पैसा लौटाने और न्याय दिलाने की सरकार से गुहार की है। इसमें काम करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और ग्राहक भी बनाओगे। यहाँ 5 साल 6 साल में डबल हो जाएगा, ऐसा करके बोले हैं। तो मैं स्वयं अपने मंथली 300 रुपये का जमा किया हूँ, 63 किस्त जमा किया हूँ, उसमें से 1 रुपये नहीं मिला है। ग्राहक का भी किया हूँ, 295 ग्राहक में समथिंग 70 लाख का मेरा है और 70 लाख में कई मिन्नत करने के बाद में एक जने का 1 लाख रुपया में से मात्र 90,000 रुपये भर दिए हैं। हम लोग रियल इस्टेट कंपनी में काम करते थे, जो कि मेन ब्रांच भिलाई में था। नाथगांव में भी उनका ब्रांच डला हुआ था और हम लोग सन 10-11 से कंपनी में जुड़े हुए थे। हम लोगों ने पब्लिक से पैसा लेकर के कंपनी में जमा किया, 5-5 साल में डबल देंगे करके कंपनी ने झांसा दे करके हम लोगों को जोड़ा। फिर हम लोगों ने कलेक्टर में जा करके एक आवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि इंसाफ मिलेगा। बेमेतरा मामले में फिर एक नया ट्विस्ट आया है, जहां बेमेतरा के साझा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू ने आदिवासी युवक मनीष मंडावी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष मंडावी ने पहले कृष्णा साहू पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब कृष्णा ने मनीष पर आरोप लगाया है कि उसने 10,000 रुपए उसकी जेब से लूट लिए हैं। कृष्णा साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मनीष पर लूटपाट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में मनीष के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों पर फिर से ताज़ा कर दिया है और विधायक पुत्र के खिलाफ आरोप और फिर उनके द्वारा लगाए गए आरोप से मामला और भी जटिल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चचान मेटा करके जगह है, गिरनपुर से लगा हुआ। वहाँ 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम था। दशहरा कार्यक्रम के बाद वहाँ पे 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी और दोनों पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं और दोनों के रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पे आगे दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की जाएगी। आने वाले समय नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज किया गया है, जिसमें डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया एवं लाल बहादुर नगर नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाली मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है। राजनांदगांव नगर निगम की परिसीमन के मामले में हाईकोर्ट में आपत्ति याचिका लगी हुई है, इसलिए राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रकाशन अभी नहीं किया गया है। 16 तारीख से 23 तारीख के बीच में शेष नगरीय निकाय क्षेत्र में दावा आपत्ति मंगाई जा रही है। आज राजनांदगांव जिले में नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची का जो अभी निर्वाचन होना है, उसमें मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है 16/10/2024 को। नगर निगम राजनांदगांव को छोड़ करके, चूंकि यहाँ पे परिसीमन को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, शेष नगरीय निकाय जिसमें नगर पालिका डोंगरगढ़, नगर पंचायत डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर नगर पंचायत, उसमें आज प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है और 16 तारीख से लेकर के ये 23 तारीख तक, बाकी दिन 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। अंतिम दिन यानी कि 23 अक्टूबर को ये 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक दावा आपत्ति उसमें लिए जाएंगे। छुईखदान में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागो वोटर जाबो मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पंचायत सचिवों की कार्यशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 संपन्न कराए जाने
के बाद जागो वोटर जाबो मतदाता कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया, जहां जनपद पंचायत छुईखदान के सभा कक्ष में ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायतों में जाबो कार्यक्रम का आयोजित नियमित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुईखदान द्वारा सचिवों को निर्देश दिए गए और सभी सचिवों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुईखदान के तहत शपथ दिलाई गई है। मतदाता जागरूकता अभियान जागो वोटर जाबो के अंतर्गत आज जनपद पंचायत छुईखदान के सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायत के सचिवगण यहाँ उपस्थित हैं। सभी सचिवों के द्वारा शपथ लिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता जागरूकता करने हेतु निर्देशित किया गया है और सभी ग्राम पंचायतों में उपरोक्त कार्यक्रम कर फोटोग्राफ्स जनपद को भेजने के लिए कहा। श्रम कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले दैनिक वेतन भोगी विभिन्न मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। आज दैनिक वेतन भोगी का कार्यक्रम कलेक्टरेट का घेराव था, लेकिन कर्मचारियों को अपनी समस्या पर चर्चा में बुलाया एवं अधिकारियों ने कर्मचारियों से बात की और उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने की बात की है, जिसके बाद कर्मचारियों ने कलेक्टरेट का घेराव स्थगित कर दिया। वहीं दैनिक वेतन भोगियों की मुख्य मांग वेतन निर्धारण एवं श्रम सम्मान राशि भुगतान की प्रमुख मांग है। आज राजनांदगांव जिले में नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची का जो अभी निर्वाचन होना है, उसमें मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है 16/10/2024 को। नगर निगम राजनांदगांव को छोड़ करके, चूंकि यहाँ पे परिसीमन को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, शेष नगरीय निकाय जिसमें नगर पालिका डोंगरगढ़, नगर पंचायत डोंगरगांव संयुक्त जिला के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन घेराव के पहले से ही हमको आमंत्रण हुआ कि भाई आप विधिवत चर्चा किया जा सकता है आपके मांगों के संबंध पर। उस पर 7 सदस्यीय की टीम हमारे गए थे, जिसमें हमारे प्रांतीय सचिव भाई विजयपाल भी मौजूद थे, जिला अध्यक्ष भी थे। और जो लंबित मांग थे हमारे, जो वेतन का संबंध है, 6 महीने से दोनों जिलों में वेतन लंबित है। श्रम सम्मान राशि जो है वो उनका विधिवत 12 जिले का विधिवत भुगतान होने का आदेश, स्वीकृत आदेश हुआ है। राजनांदगांव जिला छूट गया है। तो और तीसरा हमारा वेतन निर्धारण के संबंध में था। मैडम से हमारे प्रथम 3 सूत्री मांग थी, 2 सूत्री मांग थी सॉरी, जिसमें श्रम सम्मान की राशि प्रमुख रूप से थी और वेतन निर्धारण की जो राशि है उसका प्रमुख रूप से मुद्दा मांग था, जिसमें समस्त मांगों पर यथाशीघ्र अमल करते हुए आज डेलीगेशन बुलाया गया था, जिसमें आज दिनांक को तत्काल में वेतन निर्धारण के लिए समिति गठित कर हमें लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है और साथ ही श्रम सम्मान की जो राशि है उसकी भी जानकारी तत्काल में भेज दी गई है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।